Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। कंटिन्यूस वायलेंस में होने की वजह से मणिपुर के वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है उसको लगाया गया है। रिसेंटली मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी अपना जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया गया था। तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को वहाँ पे फॉर्म करना था, वो पॉसिबल ना हो सका। इसी वजह से आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल है उसको लगाया गया। स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट रूल है नेशनल इमरजेंसी है और हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये थ्री काइंड ऑफ जो इमरजेंसीज के प्रोविज़न हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 18 है उसके अंदर इनका मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 352 के अंडर में जो नेशनल इमरजेंसी है उसके प्रोविजंस का मेंशन है। आर्टिकल 356 के अंडर में जो स्टेट इमरजेंसी है जिसको कि हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना करते हैं उसका यहाँ पे मेंशन है। और आर्टिकल 360 के अंडर में हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन आती है तो उस दौरान में जो इमरजेंसी को लगाया जाएगा तो उसको आप देखिए कि आर्टिकल 360 के अंदर में एक्सप्लेन है वो किया गया था। कोविड-19 के समय में जब कोविड-19 का सिचुएशन क्रिएट हुआ था तो उस समय में आप देखिए कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो न्यूज़ के अंदर में था, लगाया उस समय भी नहीं गया था, वो न्यूज़ के अंदर में था। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो इम्पोजिशन है वो आपको अभी तक नहीं देखने के लिए मिलेगा, हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्ट्री है उसके अंडर में। स्टेट इमरजेंसी आप देखिए कि काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में लगाया गया है, समय समय पे जैसा भी सिचुएशन वहाँ पे हुआ है, गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो सकता है, या आप देखिए कि स्टेट के द्वारा सेंटर का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग में वर्क को नहीं कैरी आउट किया गया। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी के बारे में तो ये आपको 3 टाइम्स आपको नेशनल इमरजेंसी है, इसके जो प्रोविज़न हैं वॉर के रिगार्डिंग में किसी अदर कंट्री के द्वारा इंडिया के ऊपर अटैक किया गया है उस सिचुएशन के अंदर में, तो 3 टाइम्स आप देखिए कि नेशनल इमरजेंसी है उसको इम्पोज है वो किया गया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेट इमरजेंसी के बारे में जो कि प्रेसिडेंट रूल के नाम से जिसको हम जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 355 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 355 है इमरजेंसी प्रोविजंस के अंडर ही वो बेसिकली डिफाइन करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ड्यूटी है। आर्टिकल 355 क्या बताता है स्टूडेंट्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि हर एक स्टेट के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो कैरी आउट हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के रिगार्डिंग में, कि हर एक स्टेट के अंदर में जो गवर्नमेंट वहाँ पे कैरी आउट हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको वहाँ पे फॉलो किया जाए, किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो वायलेशन है वो ना हो उस स्टेट के वहाँ पे। अब आप देखिए कि अगर फेलियर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का तो उस समय में सेंटर के पास में पावर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर कर लिया जाए। अगर किसी स्टेट के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है उसका कम्प्लीटली फेलियर है तो उस समय आप देखिए कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट को टेक ओवर किया जा सकता है। 2 ग्राउंड यहाँ पे मेंशन है जिसके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे लगाया जाएगा। तो आप देखिए कि 2 ग्राउंड बेसिकली मेंशन है। एक ग्राउंड को जो मेंशन किया गया है वो आर्टिकल 356 के अंडर में है और जो अदर ग्राउंड जो मेंशन है वो आर्टिकल 365 के अंडर में है। आर्टिकल 365 के अंदर में अदर ग्राउंड है उसका मेंशन है। 356 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को वो एम्पावर करता है कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन अराइजन हुआ है कि जिसके अंदर में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग में जो गवर्नमेंट है उसको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है स्टेट के अंडर में, या गवर्नर के द्वारा अपना रिपोर्ट सेंड कर दिया गया है प्रेसिडेंट को, जैसे कि इस केस के अंदर में किया गया गवर्नर के द्वारा अपना रिपोर्ट, तो आप देखिए कि गवर्नर का जो रिपोर्ट है उसको बेस मानते हुए प्रेसिडेंट रूल है उसको लगा दिया जाएगा। अगर आप देखें कि गवर्नर के द्वारा जो रिपोर्ट है वो भी नहीं सेंड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग में वहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं कैरी आउट किया गया है, तो उस समय भी आर्टिकल 356 है उसको यूज कर लिया जाएगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो अदर ग्राउंड है आर्टिकल 365 के अंडर में, तो आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे कुछ डायरेक्शन है उनको इश्यू किया जाता है और स्टेट यहाँ पे कम्प्लीटली फेलियर है, स्टेट का आप देखिए कि कम्प्लीटली फेलियर है, स्टेट का फेलियर है, सेंटर का जो डायरेक्शन है उनको कंप्लाई करने के पर्सपेक्टिव से डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया गया है, तो उस समय में सिचुएशन अराइजन होता है कि आप वहाँ पे
जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा सकते हो। तो ये बेसिकली 2 ऐसे ग्राउंड हैं जो मेंशन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग में गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर के द्वारा जो डायरेक्शंस को बताया गया है उसको बेसिकली फॉलो है वो नहीं किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी है, आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल को जब भी लगाया जाएगा तो हमारे पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेज हैं, बोथ हाउसेज से उसको अप्रूवल है वो जरूरी है। यहाँ पे कितना जो समय है वो दिया गया है पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज को स्टूडेंट्स, 2 मंथ का जो समय है यहाँ पे, कि आने वाला जो 2 मंथ का समय है उसके अंदर में इस प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी को बेसिकली उनके द्वारा क्या किया जाए, उनको आप देखिए अप्रूवल है वो किया जाए। अप्रूवल की रिगार्डिंग में किस तरीके का जो मेजोरिटी है वो रिक्वायर्ड है, सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ करता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब इमरजेंसी हमारे यहाँ पे लगाया गया था इंटरनल इमरजेंसी, उसके लेटर फेज के अंदर में 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आता है 1978 के समय में। तो उस समय में काफ़ी सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज किया गया था कि किसी भी जो प्रोविजन है उसका मिसयूज ना किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू यहाँ पे कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया कि आप देखिए कि 1 ईयर के लिए मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जाता है, बट यहाँ पे 1 ईयर से भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड है वो कर दिया जाएगा। 1 ईयर से भी ज़्यादा इसको एक्सटेंशन है वो कर दिया जाएगा। ये किसके द्वारा बताया गया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब कौन से ऐसे ग्राउंड है जिस समय इसको एक्सटेंड किया जाएगा, एक तो आप देखिए कि नेशनल इमरजेंसी है, उस समय इंडिया के अंदर में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है आर्टिकल 352 के अंडर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया कि वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है वो सही नहीं है फ्री एंड फेयर वे के अंदर में इलेक्शन को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए उस समय भी इस तरीके से जो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी है उसको एक्सटेंड है वो किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रिवोकेशन के बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो स्टेट इमरजेंसी को लगाया गया है उसको रिवोक किसी भी समय किया जा सकता है, पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो नहीं रिक्वायर्ड है उसके रिगार्डिंग में। तो किसी भी समय में यहाँ पे जो स्टेट इमरजेंसी है उसको रिवोक किया जा सकता है विदाउट एनी नीड ऑफ द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि स्टेट इमरजेंसी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करें मणिपुर के बारे में, या कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो स्टेट इमरजेंसी है उसको लगाया गया था। तो स्टूडेंट्स, पंजाब नाम का जो स्टेट है, पंजाब के अंदर में आप देखिए कि 1951 के समय ही 1951-52 के समय ही जो स्टेट इमरजेंसी है उसको लगाया गया था। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है, पंजाब है। मणिपुर यहाँ पे वो स्टेट है जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रेसिडेंट रूल है उसको लगाया गया। आप देखिए कि जब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये नोटिफाई किया गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा बताया गया है कि गवर्नर की रिपोर्ट उनको रिसीव हुआ और अब सिचुएशन राइजन हुआ है कि वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है वो सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया है, तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया जाए। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे किया गया है, प्रोक्लेम किया गया है प्रेसिडेंट रूल का, ये 11 टाइम आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी कम यहाँ पे ऐसे पर्सन है जिनके द्वारा अपना जो टेन्योर है वो फुल्ली टेन्योर को कंप्लीट किया गया हो एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप से मणिपुर के वहाँ पे। तो 11 टाइम वहाँ पे लगा है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे 3 स्टेटमेंट है वो पूछ लिए जाएं। सपोज कीजिए हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर में फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स की जो इमरजेंसी प्रोविजंस का जो मेंशन है हमारे कंट्री के अंदर में वो पार्ट 15 के अंदर में है। सेकंड आपसे पूछा गया कि फर्स्ट टाइम जो स्टेट इमरजेंसी है वो लगाया गया था पंजाब के अंदर में, और मणिपुर वो स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट इमरजेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि पार्ट 15 के अंदर नहीं है, पार्ट 18 के अंदर में है, पार्ट 18 के अंदर में है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पंजाब करेक्ट है कि फर्स्ट स्टेट था जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा, और स्टूडेंट्स मणिपुर वो स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ आपको स्टेट इमरजेंसी है जो प्रेसिडेंट रूल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये तो बेसिकली प्रेसिडेंट रूल के बारे में हुआ। अभी आप देखिए कि फ्री मूवमेंट रिजाइम के रिगार्डिंग में भी एक न्यूज़ है वो मेंशन किया गया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या है, जो म्यांमार का जो कंट्री है हमारे नियर बाई एरिया के अंदर सिचुएटेड है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट्स हैं उसके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करते हैं, जिसके अंदर में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे स्टेट्स अपना एरिया शेयर करते हैं वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो रहा करती हैं,
उन ट्राइबल कम्युनिटीज के जो ब्लड रिलेशन है, जो मैरिज के जो रिलेशन है, वो अदर पार्ट ऑफ म्यांमार के एरिया के अंदर रहा करते हैं। तो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स ना फेस करना हो, ओपन बॉर्डर का एक सिचुएशन है, वो लोग माइग्रेट कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में एक फ्री मूवमेंट रिजाइम का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, फ्री मूवमेंट रिजाइम को। तो फ्री मूवमेंट रिजाइम बेसिकली क्या है कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया के इस एरिया से म्यांमार के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम फ्री मूवमेंट रिजाइम को कभी स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स? 1968 के समय स्टार्ट किया गया, और वहाँ पे 40 किलोमीटर का जो लिमिटेशन है वो हुआ करता था कि 40 किलोमीटर तक हमारे जो ट्राइबल लोग हैं वो जा सकते हैं अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के पर्सपेक्टिव से। फिर ओवर द ईयर्स इसको आप देखिए कि चेंज किया गया। 2004 के अंदर में इसको 16 किलोमीटर है वो कर दिया गया है। कुछ आवर्स का जो लिमिटेशन है वो भी लगाया गया कि 48 आवर्स है या 16 आवर्स है, इतना लिमिटेशन इस तरीके से कुछ आवर्स का वहाँ पे लगाया गया है। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया है। तो 10 किलोमीटर का जो लिमिटेशन है अब यहाँ पे कि 10 किलोमीटर तक यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में हमारे जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर में कुछ बॉर्डर गेट्स हैं उनको ओपन किया गया है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ गेट्स हैं उनको ओपन किया गया है कि उसके थ्रू वो यहाँ पे माइग्रेट हैं वो कर सकते हैं अदर जो म्यांमार के एरिया के अंदर में। म्यांमार के कुछ ऐसे एरिया हैं, एक तो आप देखिए कि चीन स्टेट वहाँ पे है, चीन स्टेट वहाँ पे है। एक स्टूडेंट कचिन नाम का जो एरिया है, कचिन नाम का जो प्रोविंस है वो न्यूज़ के अंदर में था, और कचिन से रिलेटेड तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। आप देखिए कि मैच द कॉलम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये प्लेस है, ये कंट्री है, कौन से यहाँ पे जो पेयर है वो करेक्ट है। तो ऐसे आपको भी पता होना चाहिए कोई अगर नियर बाई एरिया है वो न्यूज़ के अंदर में है हमारे कंट्री से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स फ्री मूवमेंट रिजाइम को अब यहाँ पे कुछ अलाउ किया गया है, उसके रिगार्डिंग में भी कुछ एलिगेशन थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बताया गया था कि ये जिस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है उसका मिसयूज भी देखने के लिए मिला है। हमारे मणिपुर के अंदर वायलेंस के अंदर में कुछ ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कैरी करते हैं उनका भी रोल था मणिपुर के वायलेंस के अंदर में, ये रिपोर्ट्स के अंदर में बताया गया था। इनकम टैक्स का जो बिल है, इनकम टैक्स का जो एक्ट है प्रेजेंट समय में 1961-62 का है। तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि नया इनकम टैक्स बिल है वो प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इस एक्ट के अंडर में जो 1961 का है उसके अंदर में काफ़ी बार आप देखिए कि अमेंडमेंट्स है वो किए गए हैं। ओवर द 4000 के आसपास जो अमेंडमेंट्स हैं वो उसके अंदर में किए गए हैं समय समय पे। अभी नया बिल है उसको प्रपोज किया गया। लोकसभा का जो बजट सेशन का जो फर्स्ट आप देखिए कि हुआ करता है, फर्स्ट जो टाइम है जिसके अंदर बजट को डिस्कस किया जाता है, फिर उसको कमेटी स्टेज के अंदर सेंड किया जाएगा, फिर उसको प्रपोजल के अंदर रखा जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सेकंड पार्ट के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट फिर से रीअसेंबल होगा लोकसभा के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो कि यूएसए के विजिट के लिए गए हैं, उससे पहले वो फ्रांस के लिए गए थे स्टूडेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट है उसको वहाँ पे उनके द्वारा एड्रेस भी किया गया। इंडिया फ्रांस के जो रिलेशंस हैं उनको भी बूस्ट किया गया। अब यूएसए के विजिट के अंदर में उनके द्वारा जो आप देखिए कि नेशनल इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर हैं जिनको कि रिसेंटली सीनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया था, जिसको भी हमने डिस्कस किया था, तो उनसे मीटिंग किया गया है। यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, प्रेसिडेंट, उनके साथ में भी मीटिंग को कैरी आउट करेंगे, और काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर में डिस्कशन रहेगा। एक तो आप देखिए कि ट्रेड के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन रहेगा कि किसी भी तरीके से जो टैरिफ है वो ना लगाए जाएं, जो टैरिफ वहाँ पे यूएसए के द्वारा काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में लगाए गए हैं। तो आप देखिए कि टैरिफ के पर्सपेक्टिव से अभी रिसेंटली यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा रेसिप्रोकल जो टैरिफ का एक कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस कंट्री के द्वारा अगर 10% का आप देखिए कि टैरिफ लगाया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे यूएस के द्वारा भी उस कंट्री के अगेंस्ट में जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। रेसिप्रोकल एक कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया के द्वारा बजट के समय में आप देखिए कि कुछ टैरिफ है उनको कट किया गया था। इंडिया के द्वारा बजट को जब अनाउंस किया गया तो उस समय कुछ टैरिफ्स है उनको यहाँ पे कट किया गया है। रेसिप्रोकल जो टैरिफ का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा, वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं, यूएसए के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि ये बेसिकली एवरी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको रेज करेगा, और वहाँ पे आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन है उसको इंक्रीज कर सकता है। ऐसे जो कंसर्न्स है उनको लगाया गया था, बताया गया है यूएस के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि बजट के अंदर हमने टैरिफ को रिड्यूस किया।
और कुछ ऐसे एरियाज के बारे में डिस्कस करें जो कि यहाँ पे पार्ट हो सकता है इस डिस्कशन का। तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे ICT नाम का जो इनिशिएटिव है कि जो कि बाइडेन का जब टेन्योर था तो उस समय में इंडिया के द्वारा साइन किया गया था। इंडिया और US का एक इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है जो क्रिटिकल भी है इमर्जिंग भी है, तो उस सेक्टर्स के अंदर में दोनों कंट्रीज के द्वारा कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको कैरी किया जाए। तो ICT का जो क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि जो न्यू प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में कोई भी डिसीजन है वो ना लिया जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर था तो 2016-17 के समय में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का जो रिकॉग्निशन है वो भी किया गया था US के द्वारा। तो आप देखिए कि डिफेंस का कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे टॉक्स हो सकते हैं, इंडो पैसिफिक के रिगार्डिंग में जो टॉक्स हैं वो हो सकती हैं वहाँ पे US के प्रेसिडेंट के साथ में। तो ये बेसिकली कुछ एरियाज का डिस्कशन है। ICT इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिसेंटली एक इनिशिएटिव है ICT और न्यूज़ के अंदर में है, कौन से दो कंट्रीज का ये इनिशिएटिव है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आप देखिए कि नेशनल गेम्स के पर्सपेक्टिव से है। नेशनल गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए स्टूडेंट्स? उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनाइज हुए हैं। अभी उनका जो कंप्लीशन है वो हुआ है, तो उसके बारे में जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ था। नेशनल गेम्स आप देखिए कि फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स हमारी कंट्री के अंदर कब ऑर्गेनाइज हुए थे? 1924 के समय। 1924 के समय फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स है, जबकि उस समय इनको ओलंपिक गेम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते थे। बाद में आप देखिए कि 1940 के समय इनका नेम है वो चेंज किया गया, नेशनल गेम्स किया गया, और उसके लेटर फेज के अंदर भी इनका जो नेम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनको समर गेम्स के नाम से भी जाना करते हैं 1985 के समय से। तो 1924 के समय फर्स्ट टाइम जो नेशनल गेम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया। अब इस साल कौन से गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं? 38 नंबर के गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। आप देख कहाँ पे हुए हैं? उत्तराखंड के अंदर में है। क्या वहाँ पे थीम था कि संकल्प से हमको शिखर तक का जो रास्ता है उसको अचीव करना है, कि एक प्लेज लिया गया, एक संकल्प लिया गया, और जो शिखर है जो टॉप है उसको अचीव करना है, जो कि हमारा ओलंपिक के अंदर भी हमारा टारगेट है। टारगेट ओलंपिक पोडियम नाम का एक कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे ऐसे जो मेडलिस्ट प्लेयर्स हैं उनको प्रोड्यूस करें जो कि मोर मेडल्स को सिक्योर करे ओलंपिक गेम्स के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि संकल्प से शिखर यहाँ पे इसका थीम हुआ। बट अगर हम बात करें जो मस्कट के बारे में, जो कि आप देखिए कि सिंबल के रूप से यूज किया जाता है, तो मोली या हिमालयन मोनल नाम से एक स्टेट बर्ड है। हिमालयन मोनल एक बर्ड है, बेसिकली ब्लू कलर का ये बर्ड है, वो अपीयर हुआ करता है, हिमालयाज एरिया के अंदर रहा करता है, जो कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। उसको एज ए मस्कट के रूप से यहाँ पे जो शो किया गया है इस नेशनल गेम्स के अंदर में। स्टूडेंट्स जो आप देखिए कि जो हिमालयन मोनल नाम से जो बर्ड है ये बेसिकली आपको नेपाल का भी स्टेट बर्ड है वो देखने के लिए मिलता है। नेपाल का भी जो स्टेट बर्ड है और उत्तराखंड का भी स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एलिफेंट्स के पर्सपेक्टिव से है केरल के अंदर में, तो आप देखिए कि केरल के वहाँ पे एक टेम्पल का जो बेसिकली फंक्शन है उसके अंदर एलिफेंट्स को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एलिफेंट्स हैं उनका आपस में फाइट होता है और उसमें कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है, कुछ इंजरी भी हुआ है। रिसेंटली केरल के कुछ फेस्टिवल्स के अंदर में, केरल के कुछ टेम्पल्स का जो यात्राज हुआ करती हैं उसके अंदर में, जो आप देखिए कि रोबोटिक काइंड ऑफ एलिफेंट है उनको यूज किया गया था कुछ गाइडलाइंस की वजह से, बट यहाँ पे कोझिकोड के किसी एरिया के अंदर में यूज होने की वजह से इस तरीके से जो कैजुअलिटी हैं वो सामने आई हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में कुछ आर्टिकल्स हम पब्लिश हों जिसके अंदर बताया जाए कि कैसे यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, कैसे यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको नहीं यूज करना है, क्योंकि वो आप देखिए कि कोई भी इंसिडेंट है वो हो सकता है। लास्ट टाइम 2016 के समय में भी केरल के वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था। एलिफेंट के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट 2-3 डेज के अंदर में डिस्कस कर चुके हैं। एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट को भी हमने कंपेयर किया था। हमारे यहाँ पे जो एलिफेंट का जो संख्या है हाईएस्ट कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर में, फिर आप देखिए कि आसाम के अंदर में है, और थर्ड हाईएस्ट आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कोझिकोड के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। तो क्या स्टूडेंट्स कोझिकोड नाम का जो जगह है वो हमारे कंट्री का फर्स्ट क्या जो लिटरेचर सिटी का टाइटल उसको दिया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्या कोझिकोड जो है इंडिया का फर्स्ट लिटरेचर सिटी है? अगर कोझिकोड है तो उसका नाम बताना, अगर नहीं है तो कौन सा सिटी है वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर में। ये आपका बेसिकली यहाँ पे होमवर्क है। आप देखिए कि बर्ड फ्लू जिसके केसेज
इंक्रीज हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो एरिया है उनको बायो सिक्योरिटी जोन्स के रूप से डिक्लेयर किया गया, और उन एरियाज के अंदर में जो मूवमेंट है उसका सर्विलेंस है, एक फार्म से अदर फार्म के लिए भी जो लोग हैं वो नहीं माइग्रेट कर सकते हैं, अपना जो बर्ड्स का जो माइग्रेशन है वो ना हो, कोई इन्फेक्टेड बर्ड के थ्रू वो उसका स्प्रेड है वो मोर ना हो। तो ये बर्ड फ्लू के बारे में है जो समय समय पे आपको बर्ड्स के अंदर में पोल्ट्री का जो सेक्टर है उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। NSCN-IM नाम का एक आप देखिए कि एक ग्रुप है जिनसे कि 2015 के समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पीस एग्रीमेंट है, जिसको कि नागा पीस एग्रीमेंट के नाम से भी हम जानते हैं, वो साइन किया गया था। अभी उनके द्वारा जो 2015 का जो पीस एग्रीमेंट है उसके पैक्ट्स को अप होल्ड करने के रिगार्डिंग में कहा गया है NSCN-IM के द्वारा। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड है, आप देखिए कि उसका IM उसके डिफरेंट फैक्शंस हैं। जैसे कि हम CPI के बारे में जब रीड करते हैं तो CPI का आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर में फिर आपको काफ़ी सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे लेटर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो उसका मीनिंग यही हुआ करता है कि वहाँ पे जो NSCN का जो बेसिकली एक फैक्शन होगा, NSCN का एक फैक्शन होगा, फिर उसका आप देखिए स्काक एंड मोहिया नाम से एक अलग से जो फैक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। आर्टिकल 371A के बारे में भी है, इनके बारे में मेंशन। आर्टिकल 371A क्या है स्टूडेंट्स? जो नागालैंड है, नागालैंड को आप देखिए कि स्पेशल जो कुछ प्रोविजंस है उनका मेंशन है आर्टिकल 371A के अंडर में। अभी रिसेंटली मेघालय के द्वारा भी डिमांड किया गया कि उनको भी आर्टिकल 371 के अंडर में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं वो दिए जाएं, जिससे कि वहाँ पे आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस का भी वहाँ पे ये बेसिक एक मैंडेट है कि जिससे कि जो रेड होल कोल माइनिंग का जो प्रैक्टिस हुआ करता है उसके ऊपर किसी तरीके का रेगुलेशन है वो ना लग सके NGT के द्वारा, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा लगाया जाता है। रेड होल कोल माइनिंग आप देखिए कि वन ऑफ द डेंजरस एरिया है, जो जिसके रिगार्डिंग में हमने आसाम के अंदर भी जनवरी के मंथ के समय डिस्कस किया था कि जनवरी के मंथ के समय वहाँ पे एक इंसिडेंट सामने आया था। काफ़ी सारे जो कोल माइनर्स हैं वो ट्रैप हो गए थे माइनिंग एरिया के अंदर में। और एक आप देखिए कि एक प्रिमिटिव प्रैक्टिस है, रेड होल कोल माइनिंग एक प्रिमिटिव प्रैक्टिस है जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने कंजप्शन के रिगार्डिंग में, उसको सेल करने के परस्पेक्टिव से भी लोकल जो मार्केट्स के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है वहाँ पे एक आइलैंड है वो सिचुएटेड है, जिसको कि सुंदरबन जो आर्कीप्लाजो का एरिया है उसके अंदर में एक आइलैंड है वो सिचुएटेड है, जिसको कि हम सागर आइलैंड के नाम से जानते हैं। कौन से आइलैंड के नाम से स्टूडेंट? सागर आइलैंड। सागर आइलैंड आप देखिए कि न्यूज के अंदर में था जनवरी के मंथ के समय, जब वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, क्योंकि जनवरी के समय में जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उस समय सागर आइलैंड के अंदर में एवरी ईयर आप देखिए कि रिचुअल जो बात का जो एक प्रोसेस है वो हुआ करता है। जो कपिल मुनि नाम के सेंट है उनका आश्रम है वो भी सिचुएटेड है सागर आइलैंड के वहाँ पे। बट स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखिए कि आइलैंड है कंटिन्यूस, वहाँ पे इरोजन का जो एक प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलेगा कि इरोजन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इरोजन वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स सागर आइलैंड इसी वजह से यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि वहाँ पे इस तरीके से फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हुआ करता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का डिमांड भी है कि जो सागर मेला है उसको बेसिकली नेशनल स्टेटस है वो दे दिया जाए, नेशनल मेला का जो स्टेटस है वो दे दिया जाए सागर आइलैंड के उस रिचुअल क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट आप देखिए कि मेडिकल एजुकेशन के बारे में है। मेडिकल एजुकेशन के बारे में ये डिस्कस किया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन हुआ है उसके क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या मेडिकल एजुकेशन के ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम मेडिकल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स वो अपीयर होते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर में एंट्री के पर्सपेक्टिव से। नीट नाम का एक एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ करता है, आप देखिए कि आफ्टर द 12th के साथ में जो बच्चे हैं वो अपीयर होंगे इसके अंदर में, और मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री है वो हुआ करती है। अराउंड आप देखिए कि जो 22 बच्चे हैं उसमें से एक कोई स्टूडेंट है उसको यहाँ पे जो बेसिकली एंट्री है वो मिलेगा मेडिकल कॉलेज के अंदर में नीट एग्जामिनेशन के थ्रू में। अब बेसिकली आप देखिए कि बाकी जो बच्चे हैं वो कहाँ पे जाएंगे जिनको एडमिशन है वो नहीं मिला है, तो अदर कंट्रीज के लिए वो माइग्रेट करते हैं, अदर कंट्रीज के लिए, सॉरी माइग्रेट मीन्स एजुकेशन के पर्पज से वो जाया करते हैं अदर कंट्री के अंदर में, जिसके अंदर में आप देखिए कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रसिया है, यूक्रेन भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और यूक्रेन के वहाँ पे वायलेंस का जब सिचुएशन क्रिएट हुआ तो आप देखिए उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला था, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को वहाँ से
रेस्क्यू किया गया, उनका कंटिन्यूस न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन हुआ था। और जिस तरीके से आप देखिए कि जो प्रॉब्लम्स, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है इंडिया का, और हेल्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर में जो केसेस सामने आने लगे हैं, उसके रिगार्डिंग में हमें यहाँ पे डब्ल्यू का जो गाइडलाइन है, डब्ल्यू का जो गाइडलाइन है कि 1000 पर्सनस के ऊपर में एक जो डॉक्टर है वो होना चाहिए, तो उसको प्रेजेंट करने के पर्सपेक्टिव से हमारे जो रूरल एरियाज है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे मेडिकल जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज करने का बात किया गया है। 75,000 जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा आने वाले 5 ईयर्स के अंदर में। अभी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है बेसिकली, अगर हम बात करें जो डब्ल्यू का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग में। तो मेडिकल एजुकेशन के बारे में है, गवर्नमेंट को जो प्रॉपर जो सप्लाई है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। यहाँ से जो आपसे मेंस के अंदर जो क्वेश्चन है वो नहीं बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा आप देखिए किस तरीके से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो एवरी टॉपिक से आपसे जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि मेडिकल एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, इनके जो हमारे डॉक्टर्स जो बेसिकली ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट को आप देखिए कि ग्रेजुएशन के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली इनको रूरल एरियाज़ के अंदर भी जो डिप्लॉय है वो किया जाए, जिससे कि रूरल एरिया का जो डिमांड है वहाँ पे लेस नंबर ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ का अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर है वो किया जा सके। कुछ स्टेट्स के अंदर में ये प्रैक्टिस अब आपको देखने के लिए मिलेगा। चाइना के डैम के बारे में डिस्कस करते हैं। चाइना के द्वारा आप देखिए कि तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो किया करती है उसको हम यारलुंग सांगपो के नाम से जाना करते हैं, फिर वो टर्न लेता है अरुणाचल प्रदेश और आसाम के एरिया के अंदर उसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि चाइना के द्वारा वहाँ पे जो ये टर्न का एरिया है, इसी एरिया के अंदर में बेसिकली एक जो डैम्स है उसको कंस्ट्रक्ट करने के रिगार्डिंग में प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इंडिया के द्वारा इस बेसिकली जो डैम प्रोजेक्ट है उसको अपोज किया गया है कि ये रिवर का जो एरिया है, जो आप देखिए कि नॉन मानसून जो समय है, मानसून का टाइम नहीं है, उस समय में आप देखिए कि ये जो रिवर का जो वाटर है उसके अंदर डेफिसिट की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है रिवर वाटर को। इसके अलावा मानसून के समय एक्सेसिव वाटर का प्रेजेंस होने की वजह से उस दौरान में आप देखिए कि ये जो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इंडिया के इस तरीके से कंसर्न्स हैं। वाटर कोर्स का एक कन्वेंशन है 1997 का, 1997 के समय में यूएन का आप देखिए कि एक वाटर कोर्स के रिगार्डिंग में कन्वेंशन है। इंडिया और चाइना बोथ कंट्री ऐसे हैं जो इसके सिग्नेटरी नहीं हैं। इंडिया और चाइना इसके सिग्नेटरी नहीं है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर ही मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। सिस्मिक एक्टिव ये रीजन है। इंडियन प्लेट आप देखिए कि इंडियन प्लेट का ये वो एरिया है जो कम्प्लीटली एक्टिव है, इंडियन प्लेट के द्वारा वहाँ पे पुश किया जाता है कंटिन्यूस, जिसमें अर्थक्वेक का जो सिचुएशन है वो भी देखने के लिए मिलता है। अभी आप देखिए कि रिसेंट जो मंथ्स है उसी दौरान में तिब्बत के वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो भी देखने के लिए मिला था, और अर्थक्वेक के अंदर में काफ़ी सारे लोगों का जो डेथ है वो ऑब्जर्व किया गया था। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन के दौरान में इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए जो इम्पैक्ट करें अदर जो पर्सनस हैं उनके लाइवलीहुड को, या जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स अब प्रेजेंट समय में ये जो इंक्रीज हुआ है उसके बिहाइंड में एक रीजन और भी है कि आप देखिए कि जो बांग्लादेश, जो इंडिया और बांग्लादेश का एक अच्छा गवर्नमेंट हुआ करता था, अच्छा कोऑपरेशन था बोथ कंट्रीज का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का फॉल होना, जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट का गवर्नमेंट का वहाँ पे क्रिएशन के अंदर में आना, तो बेसिकली आप देखिए कि वो भी इम्पैक्ट कर रहा है इस जिस तरीके से चाइना के द्वारा डैम को स्टार्ट किया गया है और चाइना और बांग्लादेश का जो रिलेशन इंक्रीज हुआ है उसके बारे में है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आप देखिए कि एडहॉक जजेस के बारे में है। एडहॉक जजेस को आप देखिए कि अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया हमारे यहाँ पे कौन सा केस है, लोक प्रहरी केस है, जिसके अंदर में एडहॉक जज का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 224A के अंडर में, जो कि बेसिकली बैकलॉग के रिगार्डिंग में कोई भी बैकलॉग है उसको रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एडहॉक जजेज हैं उनको अपॉइंट किया जा सके, और नंबर ऑफ जजेज का अपॉइंटमेंट अगर नहीं है। एडहॉक जजेज के अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट का कोऑपरेशन जरूरी है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। 3 ऐसे इंस्टेंस है हमारी कंट्री के अंदर में जब एडहॉक जजेज है उनको अपॉइंट है वो किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है जो बेसिकली बैकलॉग को रिड्यूस कर सकता है हाई कोर्ट्स के अंदर में। स्टूडेंट 62 लाख के आसपास केसेस हैं जो कि बेसिकली हमारे हाई कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है, तो उनको अगर आपको बैकलॉग उनको अगर आपको क्लियर करना है तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा वर्क का रिक्वायरमेंट है, जिससे कि उन केसेस का जो यहाँ पे पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जा सके।
और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एरियाज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि क्या ये इम्पैक्ट करेगा जो अदर पर्सन है जो कि बेंच के ऊपर में है उनका प्रोग्रेस को, तो आप देखिए उसको भी ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। और इस तरीके से अपॉइंटमेंट है वो होना चाहिए, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके थ्रू बैकलॉग से या जो केसेज हैं उनको स्पीडी वे के अंदर में जो सोल्व है वो किया जा सके। इस न्यूज़ को अभी आप लेटर फेज के अंदर डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप देखिए कि जजेस के ही बारे में है। स्टूडेंट जजेस के बारे में यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया है राज्यसभा के अंदर में कि जज को रिमूव जो करना है, कोई हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो, उसको अगर रिमूव करना है तो उसका जो कम्प्लीटली पावर है वो किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में अल्टीमेट अथॉरिटी है। यहाँ पे ओनली पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है किसी भी जज का जो रिमूवल के रिगार्डिंग। इसके अलावा आप देखिए कि जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके थ्रू में यहाँ पे जो मोशन है उसको मूव किया जा सकता है। कभी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास में अल्टीमेट अथॉरिटी है कि उस जो मोशन को मूव किया गया है जो मेंबर्स के द्वारा उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। यहाँ पे आर्टिकल 218 का यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 218 के थ्रू किस तरीके से जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है उसके बारे में। यहाँ पे कुछ हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी अपॉइंटमेंट है वो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सजेस्ट किए गए होंगे कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। कोलिजियम सिस्टम बेसिकली क्या है? अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि एसपी गुप्ता केस आता है, फिर आप देखिए कि 1 CGI प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेज हैं। प्रेजेंट समय में ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, बट हाई कोर्ट के अंदर अगर अपॉइंटमेंट हुआ करता है तो वहाँ पे जो लोकल जो हाई कोर्ट के जो CGI है, जो वहाँ पे आप देखिए कि जो CGI हैं उनका भी कंसल्टेशन है वो किया जाता है हमारे जो कोलिजियम सिस्टम है उनके द्वारा। अपरेजिता एक बिल है जिसको कि प्रपोज किया गया था वेस्ट बंगाल के वहाँ पे कि अगर कोई भी हीनियस क्राइम है वो कमिट होता है वुमेन के अगेंस्ट में, और उस हीनियस क्राइम के दौरान में वो वुमेन है आप देखिए कि उनका डेथ होता है या वेजिटेटिव जो स्टेट है उसके अंदर में वो हुआ करते हैं, तो उस समय में जो डेथ सेंटेंस है उसको दिया जाए। जिस पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट मैम से मिलने के लिए गए हैं, उनसे पूछा गया है कि उस बिल के रिगार्डिंग में जो एक्शन है वो लिए जाएं उनके द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि बिल को जब पास किया गया तो बिल को अब बेसिकली गवर्नर को सेंड किया गया। गवर्नर के पास में आर्टिकल 201 के थ्रू एक पावर है कि प्रेसिडेंट को वो बिल को रेफर कर सके। बिल को उनके द्वारा रेफर किया गया प्रेसिडेंट मैम को, और प्रेसिडेंट मैम के द्वारा के पास में कोई भी आप देखिए कि यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसके रिगार्डिंग में जो अपना जजमेंट है वो दें एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में। जब भी बिल को ऐसे रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास में कंप्लीटली आप देखिए कि कोई टाइम बाउंड सिचुएशन है वो नहीं है यहाँ पे। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो मिले हैं बिल की कंसेंट, बिल को यहाँ पे जो असेंट है वो ग्रांट करने के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि यूनियन कार्बाइड है। यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है जिसको कि बेसिकली एक इंदौर के पास में एक जगह है पीथमपुर, वहाँ पे सेंड किया गया था। यूनियन कार्बाइड बेसिकली आप देखिए कि 1984 के समय में 2 दिसंबर का वो समय है जब यूनियन कार्बाइड का जो कैंपस है भोपाल के अंदर में, जिसके अंदर में एक गैस है वो लीकेज होती है जिसको कि हम मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जाना करते हैं। यूनियन कार्बाइड का क्या वर्क हुआ करता था? एग्रीकल्चर सेक्टर के जो इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो बनाए करते थे। बट आप देखिए कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथाइल जैसे ही वाटर के साथ में रिएक्ट करता है वहाँ पे गैस है वो लीकेज होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें डेथ है, बॉडी के अंदर में पैरालिसिस का सिचुएशन है वो भी ये क्रिएट करता है। अभी काफ़ी ईयर्स से उसका जो वेस्ट है वो डंप हुआ था उसी कैंपस एरिया के अंदर में, जिससे उसको ले जाके वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसको कैरी आउट किया जा सके। तो वेस्ट के डिस्पोजल को वहाँ पे ले जाया गया है, अपलोड किया जाएगा मध्य प्रदेश का जो टाउन एरिया है वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट डिफेंस डील के बारे में है। डिफेंस डील के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। काफ़ी बार हम रीड करते हैं राफेल के बारे में, ये बेसिकली फाइटर जेट्स हैं। तो अभी आप देखिए कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डेनमार्क के बारे में है। स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा जो यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है उसको आप देखिए कि बैन किया गया कि उनके सोइल के ऊपर में इसका ऑपरेशन है वो नहीं रहेगा। पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करने के पर्सपेक्टिव से एजेंसी को क्रिएट किया गया था 1948 के समय में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अम्मान के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जॉर्डन के अंदर में। और जहाँ जहाँ पे पैलेस्टीनियन पर्सन्स का माइग्रेशन हुआ फर्स्ट नकबा के थ्रू, तो आप देखिए कि वहाँ पे इस जो एजेंसी का जो वर्क है वो देखने के लिए मिलता है। जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है, होम है, एजुकेशन है,
फूड का जो अवेलेबिलिटी है उसको कैरी आउट करना। तो अभी इस जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को डेनमार्क के द्वारा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे सिचुएटेड है? सपोज कीजिए यूएसए का पार्ट है, यूएस का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस गल्फ ऑफ मैक्सिको को रीनेम किया गया गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से। जब यूएस के प्रेसिडेंट पावर के अंदर में आए हैं तो उसी दिन उनके द्वारा डिसीजन लिया गया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम रहेगा। एक वाटर बॉडी है, काफ़ी सारे एरियाज से ये कनेक्टेड है। कौन कौन से एरिया से कनेक्टेड है ये हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो मैक्सिको के द्वारा गूगल के अगेंस्ट में जो केस है वो किया गया है। गूगल को आप देखिए कि थ्रेटेंड किया गया है कि उनके द्वारा उनके उनके नेम्स के ऊपर जो वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ मैक्सिको उसका जो नाम है वो क्यों चेंज किया गया गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के वहाँ पे एक सस्पेक्शन की वजह से कुछ सस्पेक्ट है वो किया गया है, कुछ पर्सन के द्वारा ग्रेनेड का जो अटैक है एक पब एरिया के अंदर हुआ है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट जर्मनी के अंदर देखने के लिए मिला जिसके अंदर एक जो पर्सन के द्वारा जो पॉपुलेटेड एरिया के अंदर में आप देखिए कि रेस ड्राइविंग है वो किया गया है। और ऐसा ही एक सस्पेक्शन है जो ताइवान के वहाँ पे हुआ है। ताइवान के वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन के अंदर में बेसिकली जो सस्पेक्शन की बेसिस पे कि कोई प्लान्ड अटैक है वो यहाँ पे किया गया हो। फ्रांस एंड ताइवान का आप देखिए कि ऑलरेडी कुछ ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जर्मनी के वहाँ पे ऑलरेडी जब क्रिसमस का जब सेलिब्रेशन था तो उस समय में आप देखिए कि वहाँ पे इस तरीके का एक इंसिडेंट और देखने के लिए मिला था। कोई असाइलम सीकर जो पर्सन है उन्हीं के द्वारा जो अटैक है वो किया गया था। तो उससे पहले जो एंजेला मर्केल का जो ओपन बॉर्डर का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो कि जर्मनी के चांसलर जब थे तो उसको भी बेसिकली आप देखिए उसके अगेंस्ट में भी ये वॉइस को रेज करता है। जर्मनी के वहाँ पे जर्मनी के अंदर में एक फार राइट एक्टिविस्ट का एक पॉलिटिकल पार्टी है उनका भी इमरजेंस है वो हुआ है। तो आउटसाइडर जो माइग्रेंट पर्सन है उनके अगेंस्ट में उनका वॉइस है या उनके अगेंस्ट में उनका जो वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो जर्मनी कहाँ पे सिचुएटेड है? जर्मनी कौन कौन से एरिया से अपना जो कौन कौन से पार्ट है जिससे अपना एरिया है वो शेयर करता है? तो आप देखिए कि बाल्टिक सी और जो हमारा नॉर्दर्न सी है बेसिकली स्टूडेंट्स ये जर्मनी है। तो इधर आपको बाल्टिक सी है नॉर्दर्न सी है वो देखने के लिए मिलेगा। और सदर्न पार्ट के अंदर में एल्प्स का जो माउंटेन है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स नॉर्दर्न सी, बाल्टिक सी और एल्प्स का जो माउंटेन है उस एरिया के अंदर सिचुएटेड है। कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिसके साथ में जर्मनी अपना एरिया है वो शेयर करता है? एक तो आप देखिए कि डेनमार्क के साथ में एरिया शेयर करता है जिन्होंने भी फंड प्रोवाइड किया है किसको? रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को। डेनमार्क के बाद में स्टूडेंट्स पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, फ्रांस, लुक्समबर्ग और बेल्जियम। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है जर्मनी इन कंट्रीज के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा कहा गया कि अगर यहाँ पे जो जो एग्रीमेंट है उससे बैक किया जाता है हमास के द्वारा तो उनके द्वारा अटैक किया जाएगा। हमास के द्वारा कहा गया कि वो प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, होस्टेज को रिलीज कर सकते हैं, बट इजराइल के द्वारा जो अटैक है उसको ना कैरी आउट किया जाए सीज फायर के सिचुएशन के अंदर में। ईरान के द्वारा बेसिकली न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है कि अगर उनके न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया जाएगा किसी कंट्री के द्वारा तो उनके द्वारा अपना न्यूक्लियर साइट्स को फिर से जो बिल्ट है वो किया जाएगा। नतांज नाम का एक जगह है, नतांज नाम की एक जगह है जहाँ पे उनके न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं वो सिचुएटेड देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में जो अडानी ग्रुप है उनका एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट था जिसको कि आप देखिए कि वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज हैं जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनके द्वारा अपोज किया गया था तो उससे अडानी ग्रुप के द्वारा विड्रॉवल है वो किया गया है। बांग्लादेश के वहाँ पे बीएनपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा इंडिया से कहा गया है कि शेख हसीना को वापस से वो साइंड कीजिए, उनका एक्स्ट्राडिशन है वो कैरी आउट कीजिए। इंडिया और बांग्लादेश का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो 2011 के समय एग्जिस्टेंस में आया था, बट उसके अंदर एक क्लोज ये भी है कि अगर पॉलिटिकल नेचर का एक्स्ट्राडिशन है, पॉलिटिकल नेचर के थ्रू आप देखिए कि किसी पर्सन को मांगा गया है किसी कंट्री के द्वारा तो बेसिकली उस समय डिनाई है वो भी किया जा सकता है, उस समय डिनाई किया जा सकता है पॉलिटिकल एक्स्ट्राडिशन को। और स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा कहा गया कि यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके से यूक्रेन का जो पीस का सिचुएशन है या पीस का जो टॉक है उनके बैक के अंदर में ना किया जाए, उनके बिहाइंड के अंदर में वो डिस्कशन ना रहे, उनको भी कॉन्फिडेंस के अंदर लिया जाए, उसी के बाद में ये डिस्कशन है वो कंप्लीशन के अंदर में आए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो कोंगो के बारे में है।
अब आप देखिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे गोमा नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। कोई भी एरिया जो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है वो आपको पता होना चाहिए। गोमा नाम का जो सिटी है वहाँ पे आप देखिए कि उसको कैप्चर करने का कोशिश किया गया। M23 जो रेबल ग्रुप है उनके द्वारा काफ़ी सारा वायलेंस है, काफ़ी सारी जो आप देखिए कि ह्यूमैनिटेरियन जो सिचुएशन है वो वहाँ पे रेज हुआ है। स्टूडेंट्स, M23 जो रेबल ग्रुप है उसको किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? उसका जो सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा रवांडा नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए कि उन एरियाज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्यों सिचुएशन वहाँ पे अराइजन हुआ, क्यों उसको कैप्चर करना चाहता है, उन सभी के बारे में एग्जाम के पर्पज से आपसे मैक्सिमम आप देखिए कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है उसके नाइबर कंट्रीज से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो आप उसको रीड करना, नाइबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। अब आपको न्यूज़पेपर के अंदर में जो होमवर्क्स दिए गए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। एक तो आपका जो होमवर्क है तो बेसिकली आप देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि एलिफेंट के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे रीड किया था। और भी आपसे जो भी होमवर्क बताया गया है इस डिस्कशन के अंदर में उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।